देखो आप सामने सामने सामने, ओए चश्मिश, देखो। तो मैं थोड़ा सा प्लान चेंज कर रहा हूँ, प्लान एज एन अपन जो पढ़ रहे थे उससे थोड़ा सा स्विच करूंगा अच्छे टॉपिक की टूवर्ड्स। वो टॉपिक जो आप पढ़े अब अपन को वो पढ़ना था, उसमें दिखाता हूँ आपको क्या। चैप्टर नंबर 2, तुम्हारा 2 स्टार्ट हो गया, उनका 3 स्टार्ट हुआ है, होगा आज। एक चैप्टर पीछे चल रहा है, ऊपर से वो भी नहीं है, क्या बोलते हैं, वो वीडियोस की क्वालिटी भी नहीं है। अरे ओए बावड़ी पूछ, एक पैर पे खड़ा रहेगा एक हाथ करके, देख ले। बोलो रो रो रो, ये तो उस दिन भी लेट आया था ना। आजा आजा, एक पैर पे तू तू दोनों पैर ऊपर। देखो अपन ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, है ना। देखो मैंने आपको ये बताया था इसका पूरा मीनिंग कि एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। इंटरनल में क्या क्या आता है वो है चैप्टर नंबर 3, एक्सटर्नल में क्या क्या है चैप्टर नंबर 2, ठीक है। और लो इधर देखो, अब ये जो टॉपिक्स है अपने को क्या पढ़ना है, अरे ये वाले जो टॉपिक है सारे फैक्टर्स, माइक्रो मैक्रो में क्या क्या आते हैं, डीजी पेस्टल, वो डीजी पेस्टल पढ़ने, डेमोग्राफिक क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है, सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, ये सब है। और थोड़ी थ्योरी होती है बोरिंग वाली थोड़ी सी, तो इसको अपन अभी स्किप करके बाद में कर सकते हैं। तो फर्जी टॉपिक होता है, मतलब बहुत ही इजी, बोरिंग और टाइम टेकिंग वाला। इससे पहले हम जो अच्छे अच्छे टॉपिक है इस चैप्टर के वो पहले कर लेते हैं, जो डिफिकल्ट वाले होते हैं पहले वो करते हैं ना, ये तो फर्जी बचेंगे फिर। चलो अब देखो, तो अब इसका सीक्वेंस कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं पहले उठाता हूं 3 टॉपिक्स, 3 टॉपिक्स उठाते हैं, कोई सीक्वेंस का चक्कर नहीं है इसके अंदर। देखो क्या मैंने आपको इसका एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पढ़ा चुका हूं, पढ़ाने की जरूरत थोड़ी है वापस। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हर प्रोडक्ट में कितने होते हैं, 4 स्टेजेस होता है। हर प्रोडक्ट अपनी लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस से गुजरता है, जिसमें पहली स्टेज जब वो आता है उस इंडस्ट्री में, इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो उसे कौन सी स्टेज बोलते हैं, इंट्रोडक्शन। उसके बाद ग्रोथ स्टेज आती है, उसके बाद मेच्योरिटी और उसके बाद डिक्लाइन। 4 स्टेज होती है ना भाई। तो इसको तो आप रिवाइज कर लेना, हो गया अपना, पहले हो चुका है। और जिसने नहीं पढ़ा हो, कोई लेट आया हो, तो ये काम मिलेगा आपको चैप्टर 4 का फर्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। चैप्टर 4 के फर्स्ट मैंने स्टार्ट ही यहीं से किया था, ठीक है। डायग्राम भी पढ़ाया था, डायग्राम और एडवांटेजेस। अब चलो ये करते हैं, आप खुल ही गए तो अच्छा टॉपिक है, वैल्यू चेन एनालिसिस। ये भी हल्का सा बताया था मैंने, IOOMS। कोई भी सामान कैसे बनता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन याद करो। कोई भी सामान कैसे बनता है, पहले इनपुट्स आते हैं, इनपुट लॉजिस्टिक्स, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है। पहले इनपुट्स आते हैं, द मूवमेंट ऑफ इनपुट्स याद करो। फिर सामान बनता है, फिर सामान बन के फैक्ट्री से कहां जाएगा, शोरूम पे या वेयर हाउस पे, उसको क्या बोलते हैं, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। याद आ गया, पढ़ाया था। कहां पे पढ़ाया था ये यूज आता है वहां पे, वो जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन अपन पढ़ते हैं, ठीक, मतलब पढ़ाया हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं, इसी को फिनिश करते हैं आज। आवाज थोड़ी कम आ रही है। हेलो, ठीक है। चलो आज का हमारा टॉपिक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्या नाम है इसका, वैल्यू चेन एनालिसिस। क्या होता है वैल्यू चेन एनालिसिस, हर प्रोडक्ट की वैल्यू चेन क्या होती है, अलग, सही है। एक समोसा अलग प्रकार से बनता है, एक मोबाइल अलग प्रकार से बनता है, एक घड़ी अलग प्रकार से बनती है, एक एसी अलग प्रकार से बनता है। तो कोई भी चीज का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं वैल्यू चेन प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको, वैल्यू चेन प्रोसेस, कि कोई भी चीज किस प्रकार बनेगी, है ना। उसको बोलते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। अब इस बात को समझना, ये करना क्यों जरूरी होता है। देखो कभी कभार है ना, हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां पे ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, तो हमको क्या लगता है कि अब तो परफेक्ट बन गए, अब तो अब सर इससे ऊपर तो क्या ही होगा।
लेकिन हमेशा याद रखिएगा, एक लाइन हमेशा खुद को बोलिएगा, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर सम इंप्रूवमेंट। हमेशा होता है। आज अगर विराट कोहली ये बोलने वाला, नहीं यार मैं तो परफेक्ट हूं, लेजेंड लेजेंड बोलते मेरे को, गोट 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 बोलते, तो अगर ये बोल दें तो वो तो जीवन में मेहनत करना बंद कर देगा। सही है कि नहीं है? लेकिन हमेशा क्या होता है, वो खुद को क्या बोलते हैं, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर सम इंप्रूवमेंट, कि अभी और थोड़ा सा कुछ और, थोड़ा सा कुछ और मैं कर सकता हूं। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। समटाइम्स वी आर ऑन अ वेरी गुड लेवल, बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा याद रखो कुछ ना कुछ हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो बोलो सर कैसे पता लगेगा कि क्या कर सकते हैं? हमेशा है ना, खुद की वैल्यू चेन को, पूरी चेन जो प्रोसेस है तुम्हारी, उसको, उसका एनालिसिस करते रहो, उसको एनालाइज करो, हर स्टेप को देखो कि यार कहां मैं कुछ और बेटर कर सकता हूं। समझ रहे हो? तो इसमें ये एनालिसिस हम क्यों करते हैं? इसलिए तो करते हैं सर कि हम कहीं ना कहीं क्या कर जाएंगे, मान लो दूसरों से बेटर कुछ कर लेंगे जिसमें कोई और दिमाग नहीं लगा रहा, हम उसमें बेटर बन के क्या मिल जाएगा हमको, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिलता है? जब आप कोई चीज दूसरों से क्या करते हो, बेटर करते हो। ठीक है, एक कंपनी है जिसने सिर्फ डिलीवरी डिलीवरी वाली चीज के अंदर गेम खेल के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर लिया, 30 मिनट्स नहीं तो फ्री। कौन सा प्रोडक्ट है? पिज्जा, डोमिनोज, है ना? 30 मिनट नहीं तो फ्री। तो आप ये देखो, सिर्फ डिलीवरी वाले काम में भी एक चेंज करके, इंप्रूवमेंट करके वो क्या बन गया, उसको क्या मिल गया, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक गाड़ियों की कंपनी है, उसकी सर्विस भाई साहब टॉप नॉच है, उसकी वजह से जाना जाता है। उसको बोला क्या सर्विस है, उसके पार्ट्स क्या एकदम सस्ते मिलते हैं और सब जगह मिल जाते हैं, इजी अवेलेबिलिटी है। कौन सी कंपनी है? मारुति। तो एक सर्विस, एक ऐसा देखो, आप एक चीज ढूंढ ली, तो हमेशा कभी भी ऐसा मत बोलना कि नहीं अपन तो परफेक्ट है, नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। हमेशा देयर इज ऑलवेज रूम फॉर सम इंप्रूवमेंट। तो अगर हम पूरी प्रोसेस में कहीं भी थोड़ा और इंप्रूव कर ले, पहले से और बेटर हो जाए, तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये सब करने के लिए कैसे पता लगेगा सर? जब हम क्या करेंगे, वैल्यू चेन एनालिसिस करते रहना चाहिए। जो भी आप काम करते हो, समोसे बनाते हो समोसे बनाओ, है ना? मान लो फार्मिंग का काम है, फार्मिंग करो, कोई किसी का घड़ी बनाने का काम है, घड़ी बनाओ, एसी बनाने का काम है, एसी बनाओ। जो भी काम कर रहे हो ना जीवन में, उसमें क्या करते रहो, उस प्रोसेस को, उसको एनालाइज करो। कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा, उसको ब्रेक डाउन करो कि वो सामान कैसे बनता है, स्टार्टिंग टू एंड उस प्रोसेस को लिखो और देखो, हर स्टेप को एनालाइज करो। कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा कि आपने कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट के लिए। समझ गए कि यार यहां मैं और कर सकता हूं। समझ गए मेरी बात? पक्का? तो इसी को बोलते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। सुनिएगा बेटा, स्टार्टिंग में थ्योरी है थोड़ी सी, थ्योरी मतलब जरूरी थ्योरी। क्या होता है वैल्यू चेन एनालिसिस? वैल्यू चेन एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ एग्जामिनिंग ईच एक्टिविटी। सर ये एक ऐसा मेथड होता है, इसमें हम क्या करते हैं, सारी जो हमारी एक्टिविटीज होती है, सारे जो स्टेप्स होते हैं, उसको क्या करते हैं, हम एग्जामिन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है? काय के लिए करते हैं? टू आइडेंटिफाई द एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट। सर क्या होता है, फिर से बोलो, व्हाट इज वैल्यू चेन एनालिसिस? सर इट इज अ मेथड जिसमें हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, किसका, हर एक्टिविटी का। क्यों करते हैं? टू आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, कि सर कुछ पता लग जाए, क्या पता लग जाए, एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट, कि कहां पे हम कुछ और थोड़ा बेटर कर सकते। आई बात समझ? सेकेंड पॉइंट, सर दिस एनालिसिस कुड बी यूज टू इंप्रूव द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का ये सीक्वेंस गड़बड़ होता है, और क्या, कई बार देखो ऑर्गेनाइजेशंस है, कई बार कुछ स्टेप्स वो ऊपर नीचे कर देते हैं, तो इसको भी वो ठीक करता है। ठीक है? सो दिस एनालिसिस कैन बी यूज टू इंप्रूव द सीक्वेंस। इससे हमारा सीक्वेंस को भी हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इनहैंसिंग एफिशिएंसी, हमारी एफिशिएंसी को और क्या कर सकते हैं, और इनहैंस कर सकते हैं, और बेटर कर सकते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है? कॉस्ट का कम आना। हर चीज में जब आपकी क्या हो गए, आप जब आप बहुत अच्छा कर रहे होगे तो अपने आप ही कॉस्ट क्या आएगी, कम। समझिए? तो ये एनालिसिस को हम यूज करते हैं, क्या मतलब एक तरीके से कह सकते हैं उसका फायदा क्या है, क्या फायदा होता है बताओ? एडवांटेज लिख दो इधर,
एडवांटेज बताओ वैल्यू चेन एनालिसिस का, क्या एडवांटेज है? नंबर वन, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस ठीक कर देता है। दूसरा, एफिशिएंसी, ये करने से क्या होता है सर? एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और क्या मिल जाता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सर अगर हम ये करेंगे ना हम, तो इससे हमारी सीक्वेंसिंग और बेटर हो जाती है, हमारी एफिशिएंसी और बढ़ जाती है, और उससे हमें क्या मिल जाता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। सर इसके दो बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं? दो ही स्टेप्स है इसमें। नंबर वन, पहला क्या करो? आइडेंटिफाई द सेपरेट एक्टिविटीज। पहले तो आपका काम, जो भी आपका काम है, क्या पता समोसे बनाने का काम, जो भी आपका काम है, उसमें सारी एक्टिविटीज को क्या करो? पहले आइडेंटिफाई करो, लिखो कि अच्छा ये होता है, ये होता है, पहले आइडेंटिफाई करो, ठीक है? फिर हर एक स्टेप को क्या करो? हर एक को एनालाइज करो। फिर हर एक को एनालाइज करो, एग्जामिन करो, स्टडी करो कि यार मैं और क्या बेटर कर सकता हूं इस वाले में, इसमें और क्या बेटर कर सकता हूं, इसमें और क्या बेटर कर सकता हूं, इसमें और क्या बेटर कर सकता हूं। हर स्टेप को एनालाइज करो, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको क्या? रूम फॉर इंप्रूवमेंट। मतलब हिंदी में बोले तो इंप्रूवमेंट की गुंजाइश कहीं ना कहीं होगी, पता लग जाएगी आपको। आई कि नहीं आई बात समझ में? चलो अब सुनिएगा, मेन पार्ट इसका अब स्टार्ट होता है। वो क्या था? इंट्रोडक्शन, जो आंसर लिखने से पहले देना होता है। समझ में आया? ये क्वेश्चन जब भी आता है तो कुछ पागल बच्चे क्या करते हैं, सीधे सीधे बोलो सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, प्राइमरी सेकेंडरी, दमादम लिखना चालू कर दिया। ऐसे नहीं होता है, आपको इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए ढंग से, एक नंबर उसी का होता है। समझ में आया? तो सुनिएगा, अब मैं समझाने जा रहा हूं कि इसमें क्या क्या होता है। तो याद रखिएगा, वैल्यू चेन एनालिसिस में दो प्रकार की एक्टिविटीज होती है। एक होती है प्राइमरी एक्टिविटीज। क्या होती है? प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज। और ये होती है सेकेंडरी या सपोर्टिंग एक्टिविटीज। प्राइमरी या सेकेंडरी या सपोर्टिंग बोल दो, ज्यादा बेटर है। तो दो प्रकार की एक्टिविटीज होती है। बोलो सर कौन सी वाली मेन होती है? मेन वाली, जरूरी वाली। ऑब्वियसली वो सपोर्ट कर रही है तो मेन कौन सी हुई? प्राइमरी। नाम ही क्या है उसका? प्राइमरी। प्राइमरी मतलब क्या होता है? मेन। ठीक है? तो ये जो एक्टिविटीज है ऊपर वाली, ये इनको सपोर्ट करने के लिए बनी है। मतलब ये इन वाली मेन वाली एक्टिविटीज को, मेन वाली को क्या करती है? सपोर्ट करती है। ठीक है? क्लियर है? अब सुनिएगा सारी एक्टिविटीज, पहले समझाता हूं, फिर सिर्फ रीड करने का काम रहेगा। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, इसका मीनिंग क्या होता है? लॉजिस्टिक्स शब्द दो बार आ रहा है। क्या मतलब होता है लॉजिस्टिक्स का? मूवमेंट, गुड्स का मूवमेंट। यहां किसकी बात चल रही है? इनबाउंड। इन मतलब इनपुट्स, ट्रिक है ये याद करने की। इनबाउंड मतलब, इन मतलब इनपुट्स, तो इनपुट्स का मूवमेंट। सर इनपुट्स कहां से आते हैं? सप्लायर से। सो कैसे इनपुट्स सप्लायर से हमारे यहां आएंगे फैक्ट्री तक? हाउ द इनपुट्स विल रीच फ्रॉम सप्लायर टू फैक्ट्री। इस प्रोसेस को कैसे वो मूवमेंट होगा, कैसे वहां से वहां आएगा, कौन से ट्रांसपोर्टेशन से आएगा, कैसे आएगा, ये सारी कहानी किसमें होती है? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में। ठीक है सर, आ गया फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री में आने के बाद क्या होगा सर? अब उस इनपुट को किस में कन्वर्ट करोगे? आउटपुट में। सही है? सब्जियां आ गई मंडी से, अब उससे क्या बनाएंगे अपन? समोसा। सो अब क्या होगा इसमें? इनपुट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? आउटपुट में। सही है? बन गया समोसा। सुबह सुबह समोसा दिख रहा था मेरे को एक दो जगह रास्ते में आ जाते हुए, लेकिन मैंने कंट्रोल किया खुद पे। दिख रहा था रास्ते में, कई दुकानों पे बन ही गया था। हाँ भाई, समोसा बन गया है। समोसा बनने के बाद कहां जाएगा भाई? कढ़ाई में से कस्टमर को दे देंगे क्या? बोलो मुंह खोल। ऐसा तो नहीं है ना भाई। वहां से जहां बन रहा है वहां से कहां तक जाएगा वो? जहां बिकना है। सही है कि नहीं? जो भी आउटलेट है आपका, जो भी, समझ रहे हो? लेट्स से यू आर डूइंग डूइंग इट ऑन अ हाई लेवल ना, पूरे जहां जहां आपके आउटलेट्स है वहां सब जगह जाएगा, बनता है एक ही जगह। तो सामान बन गया, अब कहां जाएगा? तो फैक्ट्री से, देखो लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड, आउट मतलब आउटपुट, आउटपुट बन चुका है ना, आउटपुट का मूवमेंट होगा। तो आउटपुट विल गो फ्रॉम फैक्ट्री में है, फैक्ट्री में बन रहा है, बन गया, फैक्ट्री से कहां पहुंचेगा? वेयर, अगर मान लो गोदाम है तो गोदाम में, नहीं तो आउटलेट है, दोनों जगह पहुंचेगा जहां से बिकना है वो।
तो यहाँ पे आउटपुट का मूवमेंट होता है, मूवमेंट फ्रॉम फैक्ट्री टू जहां पे भी जाएगा वो बिकेगा दुकान तक, दुकान से बिकेगा ना। ठीक है सर, अब दुकान पे अपने आप आ जाएगा सब कोई, हर किसी को पता लग जाएगा क्या? नहीं, तो क्या करना पड़ता है उस सामान का? मार्केटिंग करनी पड़ती है, समझ गया मेरी बात? तो मार्केटिंग, फिर उसे बेचना पड़ेगा आपको, मार्केटिंग और सेल्स। ठीक है, चलो समोसे में तो काम यही खत्म हो गया, सही है। लेकिन अगर मान लो कोई और चीज का काम है, एसी वेसी बनाते हो, तो बेचने से काम नहीं चलता सर, बेचने के बाद क्या क्या देनी पड़ेगी? यू हैव टू गिव देम लॉट ऑफ सर्विसेज, डेमो सर्विसेज। आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, नहीं बेचने, बेचना मतलब बेच दिया, ले सर्व कर दिया। हाँ, अब क्या मुंह ऐसे खिलाएंगे तुमको? इधर आ बेटा, सोचूंगा मैं इस बारे में, सोचूंगा, फ्यूचर है इस चीज का, फ्यूचर है। सर्विस भी करनी, सेल भाई, ये वो वाला सर्विस नहीं है, ये सर्विस वो वाला नहीं होता कि ऐसे, वो वाला नहीं, ये सर्विस है प्रोडक्ट को बेचने के बाद उसके उसकी वैल्यू को जो इनहेंस करता है, डेमो डेमो देना, इंस्टॉलेशन, रिपेयरिंग, ये वो वाली सर्विस है, समझे? मुझसे वाले में बेचना ही सर्विस होता है, समझ गए सब लोग? अरे मीनिंग समझ में आया सभी का? अब सुनो, ये होती है मेन एक्टिविटीज, इनको सपोर्ट करती है ऊपर वाली एक्टिविटीज। ये ऊपर वाली में क्या नाम है, कैसे याद करोगे इसको? सिखाया था मैंने, IOOMS, HPTI। हमारा जो पीटीआई था वो थोड़ा एच था, अब एच से, एच मतलब कोई गाली बोल सकते हो अपन, हम तो गाली बोलते थे। एच कहां गया? पी टी और आई, ऐसे लिख लो आप लोग, हमारा था पीटीआई थोड़ा कंजर था। IOOMHSMSHPTI, कैसे याद करेंगे? ये तो बताइए, एच मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, पी मतलब प्रोक्योरमेंट, टी मतलब टेक्नोलॉजी और आई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब इनका भी मीनिंग समझाऊंगा आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले प्राइमरी एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है? IOOMS, पहला नाम इनबाउंड लॉजिस्टिक। देखो भाई, ऑलरेडी दो दो लाइन है, इनमें से गायब मत कर देना, ऑलरेडी दो ही लाइन है, इनमें से छोटा मत मार देना भाई तुम। ठीक है, पूरा लिखना है आपको जो भी लिखा है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होता है सर? द एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद, जिसमें क्या क्या होता है? रिसीविंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनपुट्स टू द प्रोडक्ट और सर्विस। सर इस वाले स्टेप में क्या क्या होता है? सर इस रिसीव करते हैं इनपुट्स को, उसे स्टोर करते हैं, भाई मटेरियल को भी तो स्टोर करते हैं। स्टॉक काय क्या रखते हो? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं रखते क्या? ऑर्गेनाइजेशन में स्टॉक रखते हो ना, इन्वेंट्री काय की रखते हो? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स, सारा ही रखते हो ना, तो मटेरियल का भी तो रखते होगे। सो इसमें, इस स्टेप में क्या क्या होता है? इन दिस स्टेप ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू रिसीविंग द इनपुट्स, स्टोरिंग द इनपुट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनपुट्स टू द प्रोडक्ट, मतलब मशीन तक पहुंचाओगे ना उसको। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाता है? मटेरियल को हैंडल करना, स्टॉक को कंट्रोल करना, ट्रांसपोर्टेशन और ये सब इसमें आ जाता है। क्लियर है? अब दूसरा स्टेप, का इनपुट्स आ चुके हैं, ठीक है, अब क्या होगा? इनपुट से क्या बनेगा? आउटपुट, ऑपरेशंस बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। ठीक है सर, मशीनिंग, सामान कहां तक जाएगा? मटेरियल कहां तक जाएगा? इनपुट्स मशीन तक जाएगा, पैकेजिंग होगी उसकी, सामान बनेगा, पैकेजिंग होगी, असेंबली, टेस्टिंग, टेस्ट भी करना होता है उसका, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी चेक भी करना पड़ता है। सो दिस इज बेसिकली कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ठीक है, तीसरे स्टेप में सामान बन गया, अब क्या होगा? सर सामान भी अब बना है, तो यहां से कहां जाएगा? वो भी तो मूव होगा, मूवमेंट होगा ना उसका, उसको बोलते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। इसमें क्या होता है? सामान बनने के बाद उसे कलेक्ट करना, कलेक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स। तो कस्टमर्स तक जाएगा ना वो, भाई पहले कलेक्ट करोगे, थोड़ा बहुत कहां जाएगा? गोदाम में, वेयर हाउस, थोड़ा बहुत कहां जाएगा? सीधे आउटलेट पे बेचने के लिए जाएगा ना। ये काम सारे कहां होते हैं? इस स्टेप में होते हैं। फॉर टेंजिबल प्रोडक्ट्स, तो जो जो, अब सुनना यहाँ पे गेम, जो टेंजिबल होते हैं, लाइक दीज आर पेन्स, पेन वेन बनाते हो, तो ये तो टेंजिबल है सर। इसमें तो इसको आपको कस्टमर तक इसको पहुंचाओगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई सर्विस दे रहे हो,
तो सर्विस में कस्टमर को यू हैव टू ब्रिंग एट द प्लेस ऑफ द सर्विस। मैं तुम्हारे घर पे आके थोड़ी पढ़ा रहा हूं ऐसे, आपको यहां लाया गया है, समझे मेरी बात, क्योंकि ये क्या है, सर्विस। अरे मेरा प्रोडक्ट क्या है, पढ़ाना, सर्विस। तो सर्विस घर पे नहीं दी जाती है नॉर्मली। सर्विस के अंदर क्या किया जाता है, यू हैव टू ब्रिंग द कस्टमर्स टू द प्लेस ऑफ द सर्विस। बट प्रोडक्ट में क्या होता है, यू हैव टू डिलीवर द प्रोडक्ट टू द प्लेस ऑफ द कस्टमर। फर्क है ना दोनों में, एक में प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाया जा रहा है, एक में कस्टमर को उस दुकान तक लाया जा रहा है। फर्क समझ गए। बाल कटाने जाते हो तुम्हारे घर पे आते हैं कि नॉर्मली तुम्हें उसे वहां जाना पड़ता है। समझ में आई मेरी बात। पंचर निकलवाना है, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, सर्विस है ना वो। आई बात समझ में। तो ये बात लिख देना, दोनों दो लाइन हो गई। टेंजिबल प्रोडक्ट्स में क्या करना पड़ता है सर, क्या करना पड़ता है, देयर वुड बी वेयर हाउसिंग, सामान को स्टॉक करोगे, वेयर हाउस में गोदाम में रखोगे थोड़ा सा। फिर मटेरियल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट, सामान को पहुंचाना कस्टमर तक, ये सब यहाँ पे होता है। सर्विसेज के केस में उल्टा होता है, क्या होता है बोलो। अरे सर्विसेज में क्या होता है, यू हैव टू ब्रिंग द कस्टमर्स टू द सर्विस। आया समझ में, खत्म। फिर क्या करते हो, सामान बेचने के बाद क्या करना जरूरी है, उसकी मार्केटिंग। मतलब बेचने के लिए क्या जरूरी है, मार्केटिंग और सेल्स बहुत जरूरी है, ठीक है। सो मार्केटिंग और सेल्स बहुत जरूरी होती है। कोई सामान पहुंच गया, आउटलेट तक पहुंच गया, गोदाम तक पहुंच गया, कस्टमर को अपने आप थोड़ी पता लगेगा, क्या करनी पड़ेगी, यू हैव टू डू मार्केटिंग, प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, है ना। डिस्काउंट ये सब, एडवर्टाइजिंग, इसमें क्या क्या जाता है सर, इट इंक्लूड्स सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्टाइजिंग करना, सेलिंग, और ये सब इसमें आ जाता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क सेटअप करोगे, कॉलिंग वॉलिंग, है ना, naptol.com, कुछ ना कुछ करोगे, समझ गए। इन दिस स्टेप द कंज्यूमर्स आर मेड अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। भाई उनको पता कैसे लगेगा कि प्रोडक्ट कौन सा है, क्या है, बताना तो पड़ेगा ना। बन जाने से थोड़ी पता लग जाता है, उसको सपने थोड़ी आएंगे कि बोलो बन गया सामान। उसको भाई आपको अवेयर करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट्स देने पड़ेंगे, इश्तेहार देने पड़ेंगे, अखबार में, टीवी में, सोशल मीडिया पे, ये सब। क्लियर है, सही बात। ये सारे काम इसमें आ जाते हैं। फिर क्या लास्ट स्टेप क्या होता है, IOOM के बाद एस। सर्विस में क्या आता है सर, सर्विस में वो सभी एक्टिविटीज होती हैं जो इनहेंस करती है किसको, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट को। मैंने कहा था ना, जो वैल्यू एडिशन कर रही है, ये वो सर्विसेज होती हैं जो उस प्रोडक्ट की वैल्यू को और क्या कर देती है, बढ़ा देती है। कैसे, डेमो देके। देखो सोचो, एक कंपनी है मतलब दोनों माइक्रोवेव बनाती है, एक कंपनी कस्टमर को डेमो देती है। मतलब बंदा घर तक पहले तो ले वो पहुंचाते भी है, प्लस उसको जाके डेमो भी देते हैं, चला के दिखाते हैं, सारी चीजें समझाते हैं। और एक कंपनी है बोले बस बेच देती है, वो डेमो वेमो नहीं देती। तो बताओ किसके प्रोडक्ट की तारीफ ज्यादा होगी, जिसने डेमो दिया। तो यार डेमो देने से क्या हो जाता है, प्रोडक्ट की वैल्यू और एलिवेट हो जाती है, समझ गए। इंस्टॉलेशन, अगर आप एसी में इंस्टॉलेशन नहीं दोगे और मान लो दूसरी कंपनी दे रही है, तो जो दे रही है उसको किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। सर जो कंपनी गाड़ी की सर्विसिंग अच्छा कर रही है उसकी वैल्यू उससे बढ़ती है। अभी आप देखो कई गाड़ियां बिकी इसलिए रही है कि उसकी सर्विसिंग क्या है, बहुत अच्छी है। और कई गाड़ियां अच्छी होने के बावजूद वो बदनाम है, किस वजह से, क्योंकि उनकी सर्विसिंग अच्छी नहीं है। इसका मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको अगर हम इंप्रूव कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा इससे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। टाटा अगर अपनी ये ठीक कर ले तो क्या मिल जाएगा उसको भी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देख लो आप, एक चीज को इंप्रूव कर ले तो। इसलिए क्या करना चाहिए टाटा को भी, वैल्यू चेन एनालिसिस। अगर वो करेगा तो उसे पता लगेगा कि उसकी कहां कोई ना कहां वो इंप्रूव कर सकता है, और उसे वो इंप्रूव कर लेगा तो उससे उसको क्या मिल जाएगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कई सालों से वो अपनी प्रोडक्ट की डिजाइन, उसके फीचर्स पे ध्यान नहीं दे रहा था, उसने उस पर ध्यान दिया तो उसे क्या मिला, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर इस वाले पार्ट पे भी इंप्रूव करेगा तो उसे क्या मिलेगा, और ज्यादा क्या मिल जाएगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देख लो, इसलिए करते रहना चाहिए क्या, वैल्यू चेन एनालिसिस। अपनी पूरी प्रोसेस को क्या करते रहना चाहिए, एनालाइज करते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं जरूर आपको कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई हो ही जाएगा कि कहां पे थोड़ा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, और उसे आप ठीक कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सर क्या क्या आ जाता है इसमें सर्विस में, डेमो देना। देखो इस पहली बात तो ये क्या होता है, सर्विस
ये वो सभी एक्टिविटीज होती हैं जो क्या करती हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू को इनहेंस करती है, मेंटेन करने के लिए जरूरी है। फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन देना जरूरी है, रिपेयरिंग, ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स, ये सब देना जरूरी है। मारुति की वो गाड़ी जो 20 साल पहले आती थी, 30 साल पहले आती थी, आज भी उसके स्पेयर पार्ट्स आते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? ये है गेम, देख लो आप। एक कंपनी है जिसके स्पेयर पार्ट्स की बड़ी कमी है, गलती है उनकी, मतलब अच्छी चीज नहीं है, होंडा। होंडा की जो गाड़ी है, इसलिए ज्यादातर लोगों को क्या है, मजबूरी में उनको कहां पे देके आनी पड़ती है, सर्विस सेंटर में। होंडा के ही देके आनी पड़ती है, क्योंकि वो बाहर वालों को इजीली सप्लाई नहीं करता है। जैसे मान लो जो नॉर्मल वर्कशॉप्स होती है, मारुति की गाड़ी आप कहीं भी ठीक करा सकते हो, सब जगह मारुति पार्ट्स सेंड कर देती है ऑन जस्ट वन कॉल। बोले सर ये पार्ट चाहिए, बोला हाँ ठीक है, फटाफट पार्ट पहुंचा देती है, नाटक नहीं करती। होंडा जानबूझ के उसे देती नहीं है पार्ट्स को, नॉर्मल वाले गैराजेस को नहीं देती, खुद के सर्विस सेंटर पे ही देती है। नॉर्मल वाले गैराज पे वो पार्ट्स इजीली नहीं देती। क्यों? वो चाहती है कि सारी सर्विस कहाँ हो, उसी के यहाँ पे हो। और इस वजह से कस्टमर भी सोचता है, बोला यार क्या लेना है ऐसी गाड़ी, पार्ट्स तो मिलते नहीं है इसकी इजीली, एक एक महीने तक, 10-10 दिन तक। मतलब नॉर्मल गैराज पे ये लोग पार्ट्स इजीली नहीं दे रहे, लेकिन मारुति वाले देते हैं, कोई डिले नहीं करते, मतलब खूब मिल रहा है कहीं से भी खरीद के लिए। मारुति के ऑथराइज डीलर्स बहुत सारे हैं, समझ गए? कहीं से भी आपको पार्ट मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा और जल्दी मिल जाएगा। समझ रहे हो? आज आपकी गाड़ी ठुकी, एक्सीडेंट हुआ, 2 दिन में तो रेडी हो जाती है। लेकिन होंडा की गाड़ी अगर ठुकी है आपकी, और नॉर्मल वाले गैराज पे अगर आप लेके जाओगे, तो इट विल टेक 20 डेज और 15 डेज, क्योंकि वो पार्ट आएगा ही नहीं, वो आगे से आएगा ही नहीं जल्दी से। समझ में आ गई मेरी बात? अभी 2021 में मेरे पास फोर्ड की गाड़ी थी, एक फोर्ड की आती है एंडेवर करके। सो इन 2021 जब वो कंपनी यहां से चली गई, तो मजबूरन मजबूरन मुझे वो गाड़ी बेचनी पड़ी। 1 महीने तक उसका वो ही नहीं आ रहा था, बोनट। समझ रहे हो? एक्सीडेंट हो गया था, तो उसका जो आगे का बोनट होता है ना, बोनट का जो शीट होता है, वो ही नहीं आ रहा था 1 महीना। अब यार 1 महीने तक बिना गाड़ी के कैसे सर्वाइव करूं मैं? कंपनी तो यहां से चली गई, उसका पार्ट नहीं आ रहा था मद्रास से, हर रोज फोन कर करके बोल रहा हूं। मारुति होती ना, 2 दिन में गाड़ी ठीक होकर कराती है। 2 दिन तो बड़े एक्सीडेंट में, छोटे वाले में तो मैं 1 दिन में करा के लेके आ चुका हूं कितनी बार। ये है गेम मारुति का। अब आप देख रहे हो, मतलब ये चीजें भी क्या करती हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू को इनहेंस करती हैं। तो मतलब इन पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर इसको ठीक कर लो, इंप्रूव कर लो, तो क्या मिल जाता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आया समझ में? बताती आपको ये होंडा वाली बात? नहीं था, नहीं थी ना? ये है होंडा की गाड़ी। ऐसे तो खरीद लोगे आप, लेकिन वो बाहर वाले जो मोटर मैकेनिक्स होते हैं, उनसे ठीक ही नहीं होगी, क्योंकि उनको पार्ट्स वो देता नहीं है टाइम पे। खुद के सर्विस सेंटर में ही होगी, फिर वो होंडा के वाले में देनी पड़ेगी आपको, फिर वो तो बिल चार्ज करते हैं तगड़ा वाला। समझ गए? ये होता है। स्कोडा है, स्कोडा का भी यही चक्कर है। स्कोडा की सर्विसिंग भाई बहुत तगड़ी महंगी है, बाहर वही काम 13,000 में हो जाएगा, कंपनी वाले 40,000 मांग रहे हैं। समझ रहे हो? अभी हमारे वो एक वो है, क्या बोलते हैं, बड़े भैया उनके पास वो है, BMW है। अब वो सर्विस कराते हैं दिल्ली में, है ना, वहां पे एस्टिमेट बनाता है वो 50,000 का, और बाहर वो काम हो जाता है कितने में, 13-15,000 रुपए में। ये भी है, देखो आप, सेम चीज, वही पार्ट। यही तो है गेम, कंपनी वाले करते हैं ट्राई। चलो, तो ये कौन सी सब एक्टिविटीज थी? प्राइमरी। प्राइमरी कौन कौन सी होती है? IOOMS। और अब सपोर्टिंग, इनको सपोर्ट करती भी है, तो सपोर्ट की भी तो जरूरत है सर। कौन सी सपोर्ट करती है? HPTI। H मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, P मतलब प्रोक्योरमेंट, और T मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, और I मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। लो देखो सर, प्रोक्योरमेंट क्या होता है? प्रोक्योरमेंट क्या है? लोग है ना, वो जो पहला वाला स्टेप था इनबाउंड वाला, और प्रोक्योरमेंट, इसको सेम समझते हैं, जबकि गलत, अलग है ये दोनों। प्रोक्योरमेंट मतलब क्या है कि इनपुट कहां से आएंगे, कहां से, मतलब सप्लायर को चूज करना। आप समझ रहे कहने का मतलब, कि कहां से मुझे इनपुट्स खरीदने हैं, कौन कौन से सप्लायर्स, बेस्ट सप्लायर को चूज करना, जहां से मेरी कॉस्ट क्या है, कम, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल आए। तो चूजिंग द बेस्ट सप्लायर इज प्रोक्योरमेंट। बट उस सप्लायर की दुकान से मेरी फैक्ट्री तक कैसे पहुंचेगा वो, उसका कैसे मूवमेंट होगा, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, ये क्या है? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स।
फर्क समझ गए? पक्का या और बताऊं वापस? So procurement basically means from where, from which place, from which दुकान we have to buy the inputs. ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, उसमें भी इंप्रूव करके अपन को क्या मिल सकता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सोचो, बाकी सब जहां से इनपुट्स ला रहे हैं, तुमने लेकिन कोई ऐसी जगह ढूंढ ली जहां पे सस्ते भी मिल रहे और क्वालिटी वाले भी मिल रहे. ठीक है, तो बाकियों से बेटर क्वालिटी, बाकियों से कम कॉस्ट पे तुमने वो दुकान पकड़ ली कहीं से, तो इससे क्या मिल जाएगा तुमको, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा, तुम्हारी कॉस्ट कम आएगी, प्रॉफिट ज्यादा. और मैं तो इस चीज में भी अगर अपन इंप्रूव कर ले तो क्या मिल जाता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. समझ में आया? इसलिए तो दुनिया जो बिजनेस करती है चक्कर लगाती रहती है चाइना के कई और देशों के, मलेशिया, सिंगापुर जाती रहती है बिजनेस के लिए. क्यों? ताकि कोई ऐसी जगह पता लग जाए जहां से इनपुट्स क्या आ जाए, कम रेट में और बढ़िया क्वालिटी में. क्योंकि अगर हम इसमें भी अच्छा कर लें तो इससे हमको क्या मिल जाएगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. समझ में आया? ये होता है प्रोक्योरिंग. ठीक है, तो क्या क्या आता है सर प्रोक्योरमेंट में? एक्वायरिंग द वेरियस इनपुट्स, कहां से हमें एक्वायर करने हैं. ठीक है, इनपुट्स कहां से एक्वायर करने हैं, टू द प्राइमरी एक्टिविटीज. ठीक है, अच्छा टेक्नोलॉजी में क्या होता है सर, यहां पे क्या लिखना है, टेक्नोलॉजी मतलब मशीन मंगाना. अरे सामान कौन सी मशीन से बनेगा, सामान कौन सी मशीन से बनेगा, तो वो टेक्नोलॉजी बढ़िया होनी चाहिए. उससे भी तो कॉस्ट में इफेक्ट आता है. सप्लाई चैप्टर में पढ़ा है फाउंडेशन में हमने, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, उससे फर्क नहीं पड़ता क्या, बिल्कुल पड़ता है. अगर आप एकदम एडवांस वाली यूज करोगे तो तुम्हारी लागत क्या आएगी, कम, प्रॉफिट फर्क पड़ता है. तो उस पर भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहना, ये सब इस स्टेप में आ जाता है. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और करते रहो और करते रहो और करते रहो, और बेटर टेक्नोलॉजी और बेटर टेक्नोलॉजी. जितना टेक्नोलॉजी बेटर होगी उतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलेगा. समझ में आया? दिल्ली में प्रगति मैदान है, वहां पे लगती है हर साल वो क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस लगती हैं. ठीक है, बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, वो मेले होते हैं, काहे के, गुजरात से, गुजरात मतलब फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया, वहां से लोग आते हैं अपनी अपनी मशीन लेकर के, कि देखो साहब हमने ये मशीन बनाई है, समोसे बनाने की मशीन है, रसगुल्ले बनाने की मशीन है, चपाती बनाने की मशीन है. देखिए मैंने खुद अपने आप, क्योंकि मैं तो जाता ही उस वाले फेयर में हूँ, समझ रहे हो? मैं उसी वाले मेले में जाता हूँ, खाने पीने वाले आइटम वाले. तो जब भी वो लगता है, हर साल लगता है, सो आई गो देयर, वहां पे देखता हूं मैं क्या क्या इनोवेशंस हो रहे हैं खाने के काम में, जिससे कि कॉस्ट क्या आ जाए, कम. अगर वो रोटी वाली मशीन अगर अपन खरीद लेते हैं तो अब उसके अंदर भी इनोवेशंस होते जा रहे हैं, हर साल कुछ नई बढ़िया टेक्नोलॉजी आती है. उसके अंदर अगर आप वो खरीद लोगे तो आपके 10 लेबर की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम. ठीक है, हमारा शादी का भी काम, मैरिज गार्डन है मेरे दो, तो उसका भी काम चलता है अपना. ठीक है, तो उसके अंदर भी तो शादियों के तो हमारे पे केटरिंग का भी आता है उसमें कई बार. तो क्या है, अब आप सोचो, वहां पे कम से कम भी कोई भी बड़ा इवेंट होता है तो उसमें कम से कम 6 से 10 लोग सिर्फ चपाती के काम के लिए रखे जाते हैं. बट इफ वी बाय दैट मशीन, क्या हो जाएगी उसकी रिक्वायरमेंट, कम. समझ गए? लेबर का पैसा क्या होता है, कम हो जाएगा, और पैसा, और उससे से क्या मिल जाएगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो हम भी तरीके ढूंढते रहते हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे कौन सी चीज बेटर कर सकते हैं. समझ रहे हो मेरी बात? तो ये करते रहना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करते रहना पड़ेगा. समझ में आया? बहुत जरूरी है. ऑल द एक्टिविटीज हैव अ टेक्नोलॉजी. सही बात है, हर चीज को बनाने के लिए क्या होती है सर, टेक्नोलॉजी होती है. ठीक है, इवन इफ इट्स अ सिंपल नो हाउ, सिंपल नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये सब भी होता है. ठीक है, द कीज टेक्नोलॉजी मे बी कंसर्न डायरेक्टली विद द प्रोडक्ट. तो सर होता है कई बार कि वो जो टेक्नोलॉजी है सीधा किससे रिलेटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है. द की टेक्नोलॉजी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्ट. तो उसमें R&D, रिसर्च डेवलपमेंट करते रहोगे तो क्या होगा, इंप्रूवमेंट करते रहो, उससे तुम्हें क्या मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. ठीक है, ये सब इसमें आ जाता है. अच्छा, रॉ मटेरियल में भी इंप्रूवमेंट करते रहो, उसमें भी और इंप्रूवमेंट्स करते रहो, नए नए रिसोर्सेज ढूंढते रहो. आज आप देख लो, पहले गाड़ी किससे चलती थी, कोयले से, स्टीम इंजन्स, फिर पेट्रोल, डीजल, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर हाइड्रोजन, CNG, LPG, घर के सिलेंडर, देख लो. तो ये चल रहा है ना सर, रिसोर्स मटेरियल्स, इनमें भी इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं.
फिर क्या आता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये क्या होता है? अरे वही चैप्टर नंबर 6 में भी, स्कूल में बीएसटी में था, स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट करना, रिक्रूटमेंट, ठीक है, याद कर, बीएसटी पढ़ा है, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सब करते रहना उनका, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, सोचो, अगर आपके इंप्लॉइज अच्छे होंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे होंगे, एकदम अपडेटेड, स्किल्ड, नॉलेजेबल, तो इससे आपको क्या मिलेगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। समझ रहे हो? उनको भी ट्रेनिंग पे भेजते रहो, उनको नई नई स्किल्स सिखाते रहो, इससे भी आपको क्या मिलेगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। समझ गए? दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एरिया विच ट्रांसेंड्स ऑल प्राइमरी एक्टिविटीज। ट्रांसेंड का मतलब टू अनदर लेवल। तो सर ये वो एक्टिविटी है जो आपकी बाकी सभी एक्टिविटीज को कहां पहुंचा देती है? टू हायर लेवल। समझ गए? तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज पे तो ध्यान देना ही चाहिए। और बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज आर द ग्रेटेस्ट असेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी असेट क्या होती है? उसके ह्यूमन रिसोर्सेज। सही है कि नहीं है? तो इस पे तो ध्यान देना चाहिए। कैसे? सर रिक्रूटमेंट करते रहो, कमी ना पड़े, अच्छे लोगों को रिक्रूट करते रहो, हायर करते रहो, गलत खराब वालों को फायर करते रहो। सही है? मैनेज करो, ट्रेनिंग करो, डेवलपमेंट करो, रिवॉर्ड करो, इंसेंटिव्स, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी पढ़ाया आपने, वो सब, ठीक है। और लास्ट क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या आता है? यहां पे लोग सोचते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ क्या होता है कि भाई, नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द का मतलब क्या होता है कि संसाधन, ठीक है, काम अच्छा करने के लिए जो जो हमें सुविधाओं की जरूरत है, फैसिलिटीज की जरूरत है, उसे बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन यहां पे नहीं है ये मतलब। यहां इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या लिख रहा है आपको? रूटीन्स, रूटीन बनाना, प्रोसीजर बनाना, प्रोसेस बनाना कि कैसे काम होगा, रूटीन्स डेवलप करना ऑर्गेनाइजेशन में, वर्किंग रूटीन, कल्चर। देखो अभी आपको दिखाता हूँ ये सारे वर्ड्स। क्या क्या आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में? द सिस्टम ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग करते रहना, प्लानिंग सिस्टम्स, फाइनेंस, क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगा, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, याद है वो चेन ऑफ ऑफिशियल चेन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है ना, वो ए टू बी, ऑफिशियल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, ए टू बी टू सी टू डी, याद है, स्केलर चेन, ठीक है। और जब भी कभी वो इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो क्या लगाते हैं? गैंग प्लैंक, वही सब है। तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सेटअप करना, तो ये सारी जरूरी होती है काय के लिए? सपोर्ट करने के लिए। किसको? प्राइमरी एक्टिविटीज को। तो इस स्टेप में हम क्या क्या करते हैं? ये सब करते हैं। और क्या करते हैं? इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ, और क्या करता है इसमें? स्ट्रक्चर बढ़िया बनाना, ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रक्चर बढ़िया बनाना, रूटीन्स बनाना, ये सब बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सब आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। और ये होता है आपका पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन। आया समझ में? याद हो जाएगा, एकदम इजी है, गलती मत करना इसमें। चलो, वैल्यू चेन एनालिसिस करोगे। हर काम जो भी आप करते हो, तो अगर आप उसमें वैल्यू चेन एनालिसिस करोगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं कमी मिल ही जाएगी। जहां पे क्या है, कुछ ना कुछ गुंजाइश है इंप्रूवमेंट की, उसको आप ठीक कर सकते हो। समझ रहे हो? तो अपने उसमें भी करिएगा कि आपने जो प्लान, आप जो डेली कर रहे हो, काम एक्टिविटीज कर रहे हो, पढ़ रहे हो या जो भी कर रहे हो, उसमें भी ढूंढो, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा रूम फॉर इंप्रूवमेंट। कहीं ना कहीं कमी हो रही होगी, कहीं ना कहीं करोगे एनालिसिस तो पता लगेगा यार। बिना करे तो कैसे पता लगेगा? बिना करे तो सभी को क्या लगेगा, बोला नहीं जो कर रहे हैं वो बढ़िया ही कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आज मैं सोचूं तो मैं 4 कमियां निकाल लूं खुद के अंदर कि नहीं यार ये और बेटर हो सकता है, कर सकता हूं। एनालिसिस करूंगा तो पता लगेगा ना। आत्मचिंतन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? दूसरे का नहीं करना चाहिए। दूसरे की कमी निकालने से क्या मतलब है? पहले खुद का तो देख लो। चलो, अब तो ये टॉपिक हो चुका है आपका फिनिश, ठीक है। अब सुनिएगा, ये स्टार्ट कर देते हैं, सो कल फिर कंटिन्यू कर लेंगे, कोई टाइम बचा है अभी। अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री। अट्रैक्टिव नहीं, ये वाला करते हुए, ये इजी है, छोटा है। एक्सपीरियंस कर्व, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब सुनो, एक्सपीरियंस कर्व क्या होता है? ये एक्सपीरियंस कर्व देखो क्या होता है। क्या एक्सपीरियंस, जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस का एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, तो क्या उनको कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है क्या उससे? बिल्कुल, एक्सपीरियंस से तो मिलता ही है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अरे है ना? तो सर एक्सपीरियंस कर्व क्या है? अच्छे से सुनिएगा। एज वी लर्न, एज वी ग्रो, एक ये लाइन है इसने दी है। एक और बात सुनिएगा, तो क्या होता है एक्सपीरियंस का? भाई पूरा टॉपिक है, अच्छे से सुनिएगा, 5 नंबर में आता है और इजी है, इसमें नंबर मिस नहीं होने चाहिए।
क्या हो गया बंटी जी? बंटी जी थोड़ा जाना है मुंह धोने? ठीक, होते कोई नहीं। देखो, एक्सपीरियंस कर्व पहली लाइन क्या लिखोगे? अच्छा, लाइनें कम है इसमें तो मिस नहीं करनी। कई बार बच्चे छोटे आंसर में भी और छोटा कर देते हैं, वो नहीं करना है, ऑलरेडी कम है, ठीक है। एक्सपीरियंस कर्व इज अकिन टू लर्निंग कर्व। एक साइकोलॉजी में एक चीज होती है, वो लर्निंग कर्व पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वैसा ही होता है ये भी, ठीक है। तो ये पहली लाइन क्या बोलनी है आपको? दैट दिस कर्व इज वेरी सिमिलर, इट इज वेरी अकिन। अकिन मतलब सिमिलर, किसके सिमिलर होता है? लर्निंग कर्व के। और क्या बोलता है ये? इट एक्सप्लेन्स दैट एफिशिएंसी इंक्रीजेस गेन्ड बाय द वर्कर्स थ्रू रेपिटेटिव प्रोडक्टिव वर्क। अगर आप एक ही काम को रेपिटेटिवली बार बार करते जाओगे, लंबे समय तक करते जाओगे, तो आपकी उसमें क्या बन जाएगी? एफिशिएंसी। सही है। मान लो कोई एक नया टीचर आया, वो नए टीचर को पढ़ाना नहीं आता है, अभी नहीं आता, लेकिन अगर वो करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा, इन फ्यू इयर्स उसमें क्या आ जाएगी? उसके लिए एफिशिएंसी आ जाएगी। समझ गए मेरी बात? तो आई जाती है, अब कोई भी काम कर रहे हो, है ना। मान लो आप लेट से गाड़ी धोते हो, अब आप अभी नए नए पहली बार अभी चालू किया है आपने, थोड़ा टाइम ही हुआ है, तो इतनी एफिशिएंसी नहीं होगी। बट अगर आप रेपिटेटिवली लंबे समय तक वो करते रहोगे, तो आपको उसमें क्या मिल जाएगी? एफिशिएंसी आपकी हो जाएगी। सही है। तो एफिशिएंसी इज गेन्ड। कैसे मिलती है एफिशिएंसी? बाय डूइंग रेपिटेटिव वर्क, ठीक है। तो ये पहली लाइन लिख दोगे। नंबर 2, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो लिखनी है। एक्सपीरियंस कर्व इज बेस्ड ऑन द कॉमनली ऑब्जर्व फिनोमिना। सर, एक्सपीरियंस कर्व किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? जो हमने फाउंडेशन में पढ़ा था। क्या? अगर आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो, देखो अभी आप नई नई कंपनी होगी तो नई कंपनी हमेशा क्वांटिटी क्या बनाती है? कम। लेकिन जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उसकी सेल्स बढ़ेगी, तो जैसे जैसे वो प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होती जाएगी? कम। ठीक है। तो फाउंडेशन में आपने पढ़ा है, जैसे जैसे याद करो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल? जब आप लॉन्ग रन, शॉर्ट रन से कहां जाते हो? लॉन्ग रन में। तो लॉन्ग रन में जाते हो तो आप आउटपुट को भी बढ़ाते हो, ज्यादा आउटपुट बनाओगे तो कॉस्ट क्या आएगी? कम। लॉन्ग रन में ही आई ना कम। यही तो बात है, शॉर्ट रन में थोड़ी कम आती है। शॉर्ट रन में तो नया नया काम चालू किया है। लॉन्ग रन में जैसे जैसे अपन आउटपुट को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट डिक्लाइंस। यूनिट कॉस्ट मतलब पर यूनिट कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। समझ में आया? याद आया? फाउंडेशन में था, सात प्रकार की कॉस्ट पढ़ाई थी मैंने शॉर्ट रन में। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, और लास्ट वाली क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट। याद आया? सो क्लियर है सबको? तो ये जो पूरा कर्व है, ये कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द कॉमनली ऑब्जर्व्ड फिनोमिना दैट द यूनिट कॉस्ट डिक्लाइंस। एवरेज कॉस्ट कम होती है किसके हिसाब से? जैसे जैसे आउटपुट बढ़ते जाता है। तो जैसे जैसे आप लार्ज स्केल पे आउटपुट बढ़ाओगे, तो आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या होगी? डिक्लाइन होगी। जैसे जैसे आपका क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होती जाएगी? डिक्लाइन। आज पार्ले जी की कॉस्ट क्या आती होगी? बहुत कम। 5 रुपए का बेचता है, क्या कॉस्ट मानते हो? 1 रुपए से भी कम। इतना लार्ज स्केल पे कर रहे हैं ना, और इतना एक्सपीरियंस है सर। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी कम पर यूनिट कॉस्ट आएगी। इसी को क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंस कर्व। आया समझ? सर, दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट एज वी लर्न एज वी ग्रो। वी लर्न एज वी ग्रो। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हम सीखते हैं। लर्निंग कर्व तभी तो बोला था उसने, कि जैसे जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, आप उसमें सीखोगे। समझ रहे हो? सालों साल लगाओगे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप सीखोगे तो क्या आएगी उसमें? एफिशिएंसी। पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम। एक और बात, इसका मीनिंग ये होता है सर, द इंप्लीकेशन इज दैट लार्जर फर्म्स इन दैट इंडस्ट्री वुड टेंड टू हैव अ लोअर यूनिट कॉस्ट। मैंने बताया ना पार्ले जी, सर जो लार्जर फर्म्स होंगी उनकी हमेशा पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी? कम, एज कंपेयर टू दोज फॉर स्मॉलर कंपनीज। आज मारुति है, लार्ज कंपनी है,
उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी एज कंपेयर टू एक दूसरी कंपनी जिसका नाम है मान लो रिनॉल्ट, एक और कंपनी वो सिट्रोइन, नई नई कंपनियां जो है छोटी छोटी। तो ये जो कंपनी है आज इनकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा आती है, बट ऑन द अदर एंड जो लार्जर कंपनीज होती है दे हैव अ लो पर यूनिट कॉस्ट, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस का, इनको किसका फायदा मिल रहा है? एक्सपीरियंस कर्व का। आया समझ? सर एक्सपीरियंस कर्व में क्या क्या फायदे मिलते हैं? एक्सपीरियंस कर्व के फायदे कब मिलते हैं, कौन कौन सी चीजों के? सर जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, क्या बढ़ता है? हमारी लर्निंग्स बढ़ती है, हम और सीखते जाते हैं। तो वो इट इज ट्रांसलेटेड इनटू रिजल्ट्स, तो वो रिजल्ट्स में ट्रांसलेट होता है। सर सिंपल सी बात है। आप समय के साथ साथ लंबे समय तक आप क्या सीखते जाओगे, बहुत सारी चीजों आपको आपको आ जाएगी, तो वो आने से आपको फायदा मिलेगा। सर एक्सपीरियंस का फायदा कैसे भी मिलता है? इकोनॉमीज से भी मिलता है। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे, समय के साथ साथ हम प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होती जाएगी? कम। इकोनॉमीज ऑफ स्केल। प्रोडक्ट रीडिजाइन, डिजाइनिंग में भी सीखेंगे, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स भी होते जाएंगे। तो सर जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमारी ये सारी चीजें अच्छी होती जाती है। क्या क्या? लर्निंग बढ़िया मिलती जाती है, सीखते जाते हैं हम। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती जाती है, हमारी कॉस्ट क्या होती जाती है? कम होती जाती है। डिजाइनिंग भी बेटर होती जाती है और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट भी बेटर होती जा रही है। देख लो आप, क्या मारुति की गाड़ियां पहले से बेटर हुई? यस। क्या टाटा की गाड़ियां पहले से बेटर हुई? यस। क्या महिंद्रा की गाड़ियां पहले से बेटर हुई? यस। हुई ना? क्यों हो रही है? क्योंकि जैसे जैसे वो बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी लर्निंग्स बढ़ते जा रही है, सीखते जा रहे हैं चीजों को। ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती जा रही है, कॉस्ट भी कम होती जा रही है, डिजाइनिंग बेटर होती जा रही है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स बेटर होते जा रहे हैं। इसका मतलब उन्हें कौन से फायदे मिल रहे हैं? एक्सपीरियंस कर्व का। आज 30-30, 40-40, 50-50 साल से ये कंपनीज एग्जिस्ट कर रही हैं, तो सर इतने सालों से है तभी तो फायदा मिल रहा है। आई कि नहीं आई बात समझ में? ये है होंडा, कितनी पुरानी कंपनी है, तो इसलिए तो उसको किसका फायदा मिलता है? एक्सपीरियंस कर्व का फायदा मिलता है। आज की थोड़ी है कोई। समझ गया मेरी बात? तो यही बातें हैं। चलो अब पढ़ तो लिया ये पूरा, ये भी हो गया ऑलमोस्ट। रुक जाओ, लो 2 मिनट और ये रीड अप कर लेते हैं। एक्सपीरियंस कर्व के पूरा तो पढ़ लिया, मेन तो सब हो गया। एक्सपीरियंस कर्व हैज फॉलोइंग फीचर, सेम बात रिपीट करेगा वापस। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, एज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो दे गेन एक्सपीरियंस। सर जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, देखो इधर डायग्राम, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी उसका एक्सपीरियंस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अब डायग्राम में देखो, यहां पे क्या लिखा है? कॉस्ट पर यूनिट। यहां पे क्या लिखा है? क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन, मतलब आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, शॉर्ट रन में कम बनाते थे, याद है? शॉर्ट रन में कम बनाते थे तो कॉस्ट क्या आती थी? ज्यादा। कहीं ना कहीं तो पढ़ाई हो गए। शॉर्ट रन में कम बनाते थे, मान लो 50,000 यूनिट बनाते थे, तो कॉस्ट क्या आती थी? 20 रुपए। जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाते जाओगे, देखो 1 लाख बनाओगे तो कॉस्ट क्या हो गई? मान लेते हैं 16 रुपए। और प्रोडक्शन करोगे और क्या हो जाएगी? कॉस्ट कम। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा कॉस्ट क्या होती जाएगी? कम। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ होती है, जब औकात से ज्यादा बढ़ाते हैं। हाँ तो बोलो ना, इफ वी गो बियॉन्ड द नॉर्मल कैपेसिटी मोर देन विच वी कैन मैनेज, जितना हम मैनेज कर सकते हैं उससे ज्यादा बढ़ाओगे तो तब तो डिसइकोनॉमीज भी आती है। अपन ने पढ़ा तो दोनों ही है ना फाउंडेशन में, इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज। अगर औकात में रह के बढ़ाओगे तो फायदा ही होगा ना। है जोर से बोल। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल को डायग्राम में कंसीडर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं हम क्यों बढ़ाएंगे औकात से ज्यादा। समझदार है, एक्सपीरियंस मिल गया इतने सालों से। समझ में आया? नहीं होता तो स्कूल अपने फाउंडेशन के जैसे बना देते यू शेप। वहां पे तो पढ़ाया था ना यू शेप, क्योंकि वहां हम सीख रहे थे, शॉर्ट रन चल रहा था, तो पहले कॉस्ट गिरती है फिर बढ़ती है, क्योंकि औकात से ज्यादा जाओगे तो बढ़ेगी भी। लेकिन यहाँ पे क्यों जाएंगे, इतना एक्सपीरियंस मिल गया ना। सर मैं सभी को फिर से सेकंड बात, एक्सपीरियंस में प्रोवाइड। सर एक्सपीरियंस से क्या मिलता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इट प्रोवाइड्स एन एडवांटेज ओवर द कंपटीशन। सही बात है। एक्सपीरियंस इज अ की बैरियर टू एंट्री। अच्छी लाइन है लिखना। एक्सपीरियंस क्या होता है? एक बैरियर की तरह काम करता है नई फर्म्स के लिए।
नई फर्म्स को आने से रोकेगा। बोलो नहीं यार, उस धंधे में नहीं जाना, वहां तो एक्सपीरियंस्ड फर्म्स बैठी है 50-50 साल से। पार्ले जी से थोड़ी भिड़ेंगे अपन, मारुति से थोड़ी भिड़ेंगे अपन, हीरो होंडा से थोड़ी भिड़ेंगे अपन यार, उनका एक्सपीरियंस देखो। तो ये एक बैरियर की तरह काम करता है, नई कंपनियों को आने से रोकता है। आया समझ में? लार्ज एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, दे पोजेस स्ट्रॉन्गर एक्सपीरियंस इफेक्ट्स। तो सर जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती है, मारुति के जैसे, पांडे जी के जैसे, तो इनको, इनके पास क्या होता है, इनको क्या मिलता है, स्ट्रॉन्गर एक्सपीरियंस बेनिफिट्स मिलते हैं। क्लियर है? तो डायग्राम बना देना भाई, सब मजा आ जाएगा। बस खत्म है। लो भाई, फायदे बताना जरा, क्या फायदे होते हैं एक्सपीरियंस कर्व के? 3 फायदे। नई फर्म्स को आने से रोकता है, फायदा ही है ना। सोचो, जितनी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगी फर्म्स, तो नई फर्म्स अपने आप उस इंडस्ट्री में आएंगी नहीं, तो वही रहेंगी ओलिगोपोली, फ्यू फर्म्स, तुम्हारा प्रॉफिट हमेशा क्या रहेगा, हाई। समझ में आया? तो इट एक्ट्स एज अ बैरियर्स फॉर एंट्री फॉर द न्यू फर्म्स, नई फर्म्स को आने से रोकता है, तो ये भी तो बेनिफिट है। एक और सर, इससे क्या बढ़ता है आपका एक्सपीरियंस कर्व से? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ता है, आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा, और आने वाले कंपटीशन को ये क्या करता है, डिस्करेज करता है। पहले ही डिस्करेज करते, दूर से डर जाएंगे उस इंडस्ट्री को देख के, बोले नहीं यार उसमें नहीं जाना, वहां तो बैठे। समझ गए? अनिल शर्मा क्लासेस, मित्तल, वीएसआई, बोले नहीं नहीं वहां नहीं जाना, बोले यार वो तो एक्सपीरियंस्ड है। तो जितनी ज्यादा एक्सपीरियंस फर्म्स होंगी, तो इट विल प्रिवेंट द न्यू फर्म्स फ्रॉम कमिंग इनटू दैट इंडस्ट्री। बोला नहीं यार उनसे थोड़ी भिड़ पाएंगे अपन। आप समझ रहे हो कहने का मतलब? एक्सपीरियंस से फायदा तो मिलता ही है। समझ में आया मेरी बात? ये है, खत्म, 2 टॉपिक खत्म हो गए, बात तो ही बात।